नमस्ते दोस्तों। हिंदू धर्म की महागाथा एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेजों ने हमारे देश को राजनीतिक तौर पे जोड़ा, लेकिन हमारे बीच एकता का भाव सदा से मौजूद था। आरंभ में दिए श्लोक में बताया गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति राजा भरत का वंशज है। इसका आशय यह है कि यहाँ लोग परिवार की तरह रहते थे और उस उपमहाद्वीप में बाहर से आने वाले व्यक्ति प्राचीन ग्रंथों में मलेच्छ कहलाता था। अगुंतर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से ठीक पहले उन्हें स्वप्न में पूर्वाभास हो गया था। सपने में बुद्ध भारत देश पर लेटे हुए थे, मानो वहाँ कोई बड़ा सा बिस्तर हो। इस स्वरूप में उनका सिर हिमालय पर टिका है, बायां हाथ पूर्वी समुद्र में तथा दाहिना पश्चिमी समुद्र में लटका है। दोनों पैर दक्षिण समुद्र में दिखाए गए हैं। भारत के भूगोल को बुद्ध की शारीरिक मुद्रा से दर्शाना यह स्पष्ट करता है कि बुद्ध को उनकी विचारधारा में भारतीयता पहले से मौजूद थी। आदि शंकराचार्य ने भी जिस तरह चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, वह भी दिखाता है कि उनका उद्देश्य भारत को एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करना था। उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उत्तर में उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्पीठ, पूर्व में ओडिशा राज्य के पुरी शहर में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में गुजरात के द्वारका शहर में शारदा पीठ और दक्षिण में कर्नाटक राज्य के श्रृंगेश्वरी शहर में अंगेरी पीठ की स्थापना की। इन 4 मठ या पीठों की स्थापना करके आदिगुरु शंकराचार्य सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते थे। भारत के लोगों में धार्मिकता की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। यूनानी होने हालांकि यह बात सही है कि भारत के भीतर लोग अनेक क्षेत्रों में अधिकांश समय अंदरूनी झगड़ों में उलझे थे, लेकिन भारत के अंदर कोई सांस्कृतिक या सामाजिक सीमाएं नहीं खींची थी। प्राचीन यूनान में जहां स्पार्टा, एथेंस, मैसेडोनिया के लोग एक दूसरे से झगड़ाते रहते थे, उनका भाव यथावत बना रहा। वे हर 4 साल बाद अपने अंदरूनी झगड़ों को भुलाकर ओलंपिक खेलों के लिए जमा होते थे। इसी तरह भारत में शासकों ने राज्यों की सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध लड़े, लेकिन देश के सामान्य लोग किसी भेदभाव के बिना कुंभ मेले में हिस्सा लेते थे, ठीक उसी तरह जैसे यूनानी ओलंपिक खेलों में जाते थे। उत्तर भारत में एक ऋषि जिनका नाम अगस्त्य था ने तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की और बाद के साहित्यिक कार्यों के चलते हुए दक्षिण सभ्यता के जनक कहलाए। इस तरह शंकराचार्य को, जो सुदूर दक्षिण के रहने वाले थे, अपने गुरु मध्य भारत में मिला और उनको अधिकांश समय उत्तर भारत में रहते हुए अपने देश का प्रचार प्रसार किया। विचार और भाव का यही उन्मुक्त आदान प्रदान साबित करता है कि हमारे देश की सीमाएं केवल राजनीतिक हैं, जबकि सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक स्तर पर उनमें कोई भेद नहीं है। यह भी सत्य है कि इस भारत भूमि को विभिन्न लोगों द्वारा अलग अलग समय पर विभिन्न नामों से पुकारा गया। इतने विशाल और विस्तृत क्षेत्र को लंबे समय तक साथ कर रखना बहुत कठिन था। इसी विशालता के कारण इतने लंबे इतिहास में बहुत कम कालखंड ऐसे हैं जब पूरे देश पर किसी एक राज्य ने शासन किया। अंग्रेजों ने अपनी बेहतर संपर्क शक्ति और उन्नत संचार तकनीकी की मदद से इस देश को 190 वर्षों से ज़्यादा अपने अधीन रखा। इसी कारण अंग्रेज आज तक भारत में अपने शासनकाल के दौरान हुई प्रगति को लेकर दम भरते हैं, लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि भारत और यहाँ के विद्वानों के कारण ही उन्होंने भी तरक्की की है। यह सर्वोदित है कि मध्यकालीन युग में जब इस्लाम का उदय हो रहा था, यूरोप में आधुनिकीकरण का समय चल रहा था, उस समय भारत और चीन के समस्त ज्ञान का अनुवाद हो रहा था तथा इसे ईसाई और मुसलमान अपने धार्मिक युद्धों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। पश्चिम में कहा जाता है कि युद्ध सब आविष्कारों का जनक है। मूल रूप से यह प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एरोनॉटिक्स, कार इंजन, रबर टायर, इंटरनेट, सुपर कंप्यूटर और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में हुए आविष्कार की ओर इशारा करता है। यह सब विश्व युद्ध का परिणाम है। भारत और चीन की अधिकतर वैज्ञानिक खोज व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से अरब तक और उससे यूरोप जा पहुंची, परंतु इन उपलब्धियों में अपना नाम जोड़ने की जल्दी और एक दूसरे को श्रेय की झपटने की हड़बड़ी में उन्होंने इस ज्ञान के मूल स्रोत की उपेक्षा की। एक अन्य अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह भारत में होने वाली खोज और आविष्कारों को मध्य प्रायद्वीप तक पहुंचाया गया और फिर बाद में पश्चिमी जगत में इसका शोषण किया। पराधीन भारतीयों की पीढ़ियां, जिन्होंने अपने देश में इस शानदार ज्ञान से दूर रखा गया, धीरे धीरे अपनी मूल पहचान से दूर होती गई।
उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा होने पर गौरव महसूस होने लगा। वही साम्राज्य था जिसने इस आधी दुनिया पर लंबे समय तक शासन किया। आज तक भारतीय अपने सामाजिक मूल्यों के लिए पश्चिम द्वारा नियत प्रतिमानों की ओर देखते हैं। लंबा समय बीत गया, लेकिन अधिकांश भारतीय विद्वान आज भी अपनी समृद्ध परंपरा और विरासत को दोबारा प्राप्त नहीं कर सके। अतीत को देखने का गलत तरीका शायद इस अलगाव का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इस चोट के ऊपर अपमान का नमक तब लगा जब दिल्ली को स्वतंत्र भारत की राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली के साथ जरूरत से ज़्यादा लगाव ने भारतीय इतिहास के अवमूल्यन को और बढ़ावा दिया। स्वतंत्र भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली के चयन ने इतिहासकारों की विचारधारा को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि उन्होंने इतिहास लिखते समय दिल्ली को भारतीय इतिहास का मुख्य केंद्र मान लिया। इसी कारण इतिहासकारों ने जब भी दिल्ली के किसी शासक पर चर्चा की तो इसका महत्व इस तरह बताना मानो वह पूरे भारत का राजा रहा हो। हालांकि सच्चाई यह है कि दिल्ली के बहुत कम शासक हुए, जैसे अकबर, जहांगीर या औरंगजेब, जिन्होंने भारत के बड़े भूभाग पर शासन किया था। अन्यथा मोहम्मद गोरी और से लेकर बहादुर शाह जफर तक अधिकांश राजाओं ने बहुत से पिछले 1000 वर्षों में न ही भारत के बड़े भूभाग पर शासन किया और न ही भारत के निर्माण में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई। पराधीन भारतीयों की पीढ़ियां, जिन्हें अपने देश के इस शानदार ज्ञान से दूर रखा गया था, धीरे धीरे अपनी मूल पहचान से दूर हो गई और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा होने पर गौरव महसूस होने लगा। यह वही साम्राज्य था जिसने इस दुनिया पर लंबे समय तक शासन किया। आज तक भारतीय अपने सामाजिक मूल्यों के लिए पश्चिम द्वारा नियत प्रतिमानों की ओर देखते हैं। लंबा समय बीत गया, लेकिन अधिकांश भारतीय विद्वान आज भी अपनी समृद्ध परंपरा और विरासत को दोबारा प्राप्त नहीं कर सके। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म की महागाथा की आज यह तीसरा एपिसोड समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।